सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा तथा व्याकरण उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए, भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं भाषा अपने विचारों के आदान प्रदान का जो साधन होता है वो भाषा कहलाता है। ठीक है, मन के भावों अथवा विचारों के आदान प्रदान का जो साधन कहलाता है वो भाषा कहलाता है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष का अर्थ है वाणी, अर्थात जो वाणी से व्यक्त हो वह भाषा है। कहने का मतलब जैसे हम किसी भी बात को बता रहे हैं और आप उस बात को सुन रहे हैं, तो ये जो हमारे आपस में बोलचाल की भाषा है, ठीक है, जो हम बात करते हैं तो वो जो कहलाती है वो भाषा कहलाती है। ठीक है, मन के भावों और विचारों के आदान प्रदान का जो साधन है वो भाषा कहलाता है। भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को या विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। वह भाषा जो मुख से निकलती है और सामने वाला सुनता है उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे हम कुछ समझा रहे होते हैं, हम आपको बता रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो ये क्या है? हमारे मुख से जो भाषा निकल रही है, बोली निकल रही है, वो क्या है? भाषा कहलाती है, मौखिक भाषा। ठीक है, मुख से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना वो होता है मौखिक भाषा। जैसे कोई भाषण देना या कविता पढ़ना, ठीक है, या कोई वाद विवाद करना या बातचीत करना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा ही कहलाती है, क्योंकि हम मुख से बोल रहे हैं इसमें। ठीक है, तो जो मुख से बोली जाने वाली भाषा है वो मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा वह भाषा है जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र हम जब पढ़ते हैं तो समाचार बोलता है क्या? नहीं बोलता ना, मगर जो कुछ उसमें लिखा होता है उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं, तो ये हो गया हमारा लिखित भाषा। जैसे अभी हम आपको प्रश्नों के उत्तर समझा रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, है ना, आपको ये पाठ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मौखिक भाषा। और इसी प्रश्नों के उत्तर को जब आप कॉपी पे लिखेंगे तो वो हो जाएगा लिखित भाषा। क्लियर हो गया? अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। इसके बाद देखिए, बोली क्या है? किसी क्षेत्र की सीमित क्षेत्र में बोली जाने, किसी देश के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। यानी आसपास के क्षेत्र में जो हम भाषा बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बोली। बोली एक स्थानीय क्षेत्र में या सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे हमारे रीवा क्षेत्र में बघेलखंड लगता है ना, तो यहाँ पे हम बघेली बोलते हैं। राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली बोली जाती है ना। पन्ना की तरफ से निकल जाते हैं तो वहाँ बुंदेलखंडी बोली बोली जाती है। मथुरा वृंदावन में चले जाएँ तो वहाँ ब्रज बोली बोली जाती है। अयोध्या में चले जाएँ तो वहाँ अवधी बोली जाती है ना। तो ये जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं, अपने आसपास 8-10 किलोमीटर की दूरी पर जो हमारा क्षेत्र स्थित है, वहाँ पे जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो बोली कहलाती है। क्लियर हुआ? अब देखिए, प्राचीन भारतीय भाषाएं। हमारे देश भारत में अनेक भाषाएं बोली पढ़ी लिखी जाती हैं। इसमें 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु भाषाओं और सम्मिलित कर लिया गया है। इस प्रकार से हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। हमारे देश में जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिली है। और वो 22 भाषाएं देखिए कौन कौन सी हैं? सिंधी, कन्नड़, हिंदी, गुजराती, डोगरी, बोडो, बांग्ला, असमिया, संथाली, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कोंकणी, कश्मीरी, मैथिली, नेपाली और मराठी। ये जो 22 भाषाएं हैं, इनको हमारे भारत में जो संविधान है उसमें मान्यता मिली हुई है। इसी तरीके से देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा क्या है? वह भाषा जो विश्व के कई देशों में विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का माध्यम बन जाती हैं।
ठीक है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। विश्व के कई देशों में, ठीक है, विचारों के आदान प्रदान और शिक्षा का जो माध्यम बन जाता है उसे हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व के अधिकतर देशों में समझी और बोली जाती है, क्योंकि अंग्रेजी हमारे भारत में भी बोली जाती है और विदेशों में भी बोली जाती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा हमारी कौन सी है? अंग्रेजी है। तो देखिए, हमारी जो देश में बोले जाने वाली सर्वाधिक मतलब भाषा है वो है हमारी हिंदी, ठीक है, इसलिए हमारी हिंदी जो है राष्ट्रभाषा कहला जाएगी। मगर अंग्रेजी हमारे देश में भी बोली जाती है और अन्य देशों में भी बोली जाती है, विश्व के कई देशों में इसको बोला जाता है, इसलिए अंग्रेजी हमारी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। इसके बाद देखिए लिपि। लिपि क्या कहलाती है? लिपि हम उसे कहते हैं जैसे भाषा के कुछ समूह चिन्ह ध्वनियाँ हैं जिनको लिखने के लिए एक विशेष ढंग होता है, जिसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि ध्वनि समूहों से बनती है। ध्वनि के लिए एक अलग चिन्ह निर्धारित होते हैं। ध्वनि समूहों को करने के लिए चिन्ह समूहों को लिपि कहते हैं, मतलब अपनी भाषा को, अपनी बोली को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं, या भाषा को लिखने का तरीका या ढंग लिपि कहलाता है। तो देखिए, हमारे कई भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं, जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, पंजाबी गुरुमुखी में लिखी जाती है, संस्कृत देवनागरी है, गुजराती देवनागरी है, अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, उर्दू जो है वो हमारी फारसी लिपि में लिखी गई है और मराठी भी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। तो आपको लिपि समझ में आया? लिपि क्या है? तो भाषा के प्रयोग के लिए ध्वनि के चिन्हों का जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने का अपना अलग अलग ढंग होता है। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को हम लिपि कहते हैं। क्लियर हो गया? किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है, लिखने की जो विधि होती है, लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। तो आपको पता चला हमारी कई भाषाएं हैं जिनकी अलग अलग लिपियां हैं। इसके बाद देखिए व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना तथा व्यवहार करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, मेरे नहीं पास कलम है, ठीक है, ये वाक्य तो लिखा हुआ है मगर क्या ये शुद्ध वाक्य है? मेरे नहीं पास कलम है। या नाम देश भारत है मेरे का, तो क्या ये शुद्ध वाक्य है? इसको पढ़ने में हमें अटपटा सा लग रहा है ना, यह अशुद्ध वाक्य है। जब हम इसको व्याकरण के नियम के अनुसार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मेरे पास कलम नहीं है। फिर या मेरे देश का नाम भारत है, तो जब हम इसको शुद्ध करके सही क्रम में लिखेंगे, पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, इस तरीके से जब हम अपने वाक्य को बनाते हैं तो वो वाक्य शुद्ध हो जाता है और वो हमारी व्याकरण की दृष्टि से सही भी हो जाता है। तो व्याकरण जो है वो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाती है, शुद्ध लिख पढ़ने का ज्ञान देती है। व्याकरण वह विद्या या शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध प्रयोग के नियमों का ज्ञान कराता है। क्लियर हो गया? जैसे हम बोले राम खाती है, तो राम क्या है? पुल्लिंग है, और खाती है क्या है? क्रिया है। तो क्या पुल्लिंग के साथ हमने सही क्रिया लगाई है? नहीं। अगर हम सही क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो हमारा भाषा क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी, हमको शुद्ध ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। मगर अगर उसी जगह हम ये कहें कि राम खाता है, तो ये वाक्य हमारा शुद्ध है। क्यों? क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें जितनी भी है वो हमको किसके माध्यम से पता चलती है? व्याकरण के माध्यम से पता चलती है। तो व्याकरण हमें किस बात का ज्ञान देता है? शुद्ध लिखना और पढ़ने का ज्ञान हमें व्याकरण से प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। जैसे कि नाम से आपको समझ में आ रहा है, वर्ण विचार, वर्ण यानी होता है अक्षर, वर्णों पर विचार करना। शब्द विचार, वर्णों से शब्द का निर्माण होता है, उस पर विचार करना, और शब्द से वाक्य का निर्माण होता है, उस पर विचार करना। तो देखिए वर्ण विचार, इसके अंतर्गत वर्णों के सही आकार, उच्चारण और सही लिपि संकेतों पर विचार किया जाता है, जैसे आ, क, ह इत्यादि। शब्द विचार,
इसके अंतर्गत शब्दों के रूप, बनावट, भेद आदि के नियमों पर विचार किया जाता है, जैसे जाना, सोना, खेलना, स्कूल इत्यादि। वाक्य विचार, इसके अंतर्गत वाक्य के भेद, वाक्य बनाना अथवा वाक्य विच्छेद के नियम और विराम चिन्हों के नियमों आदि का वर्णन होता है, जैसे रजत खाना खाकर खेलने गया है। ठीक है, तो मतलब कहने का हमारा जैसे दो वर्ण हैं, का और ला। ठीक है, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो शब्द बन जाता है। अभी तो ये अलग अलग वर्ण हैं, मगर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य की रचना होती है। अब देखिए, ये कुछ जानने योग्य बातें। हिंदी भारत की राष्ट्रीय तथा राजभाषा दोनों हैं, क्योंकि सरकारी कामकाजों में सबसे अधिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये राजभाषा है। और हमारे पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है, इसलिए ये राष्ट्रीय भाषा भी है। 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। भाषा जिस रूप में लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। अब देखिए, इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर हैं। सही विकल्प, भाष का अर्थ होता है भाषा। भाष का अर्थ होता है, भाष का अर्थ है वाणी। आपका इसमें गलती से निशान लग गया है भाषा में, आप वाणी पे निशान लगाएंगे। भाष का अर्थ है वाणी। मौखिक भाषा का रूप है कविता सुनना। निम्नलिखित में से बोली है भोजपुरी। शुद्ध रूप में बोलना और लिखना सिखाता है व्याकरण। व्याकरण के किस अंग में वाक्यों के संबंध में विचार किया जाता है? तो है आपका वाक्य विचार में। ठीक है, वाक्यों के संबंध में विचार करना वाक्य विचार। तो सबसे पहला आपका सही विकल्प है वाणी, दूसरा है कविता सुनना, तीसरा है भोजपुरी, चौथा है व्याकरण, पांचवा है वाक्य विचार। ठीक है, तो भाषा नहीं है, भाषा गलती से लग गया है निशान, आप वाणी पे निशान लगाइएगा। ठीक है, भाष का अर्थ होता है वाणी। क्लियर हुआ ना? इसके बाद देखिए रिक्त स्थान। भाषा का प्रयोग बोलने या लिखने के लिए किया जाता है। भाषा को लिखने के लिए चिन्हों की आवश्यकता होती है। व्याकरण के माध्यम से हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना व लिखना सीखते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहले में लिखिएगा भाषा, दूसरे में चिन्हों, तीसरे में व्याकरण, चौथे में 14 सितंबर। इसके बाद है दिए गए वाक्यों को पढ़िए और शुद्ध करके लिखिए। मुझे तुम्हारे है पर भरोसा, तो शुद्ध करके क्या लिखेंगे? मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हारा घड़ी सुंदर है, तुम्हारी घड़ी सुंदर है। राधा नहीं है क्यों आई, राधा क्यों नहीं आई है। मेरे को दिल्ली है जाना आज, आज मुझे दिल्ली जाना है। तुम यहाँ किस लिए आया है, तुम यहाँ किस लिए आए हो। इसके बाद देखिए सही गलत। बोली भाषा का ही रूप है, सही। भाषा के 3 रूप होते हैं, गलत। मौखिक भाषा को हम कानों से सुनकर समझते हैं, सही। व्याकरण के 3 अंग हैं, सही। हिंदी भारत की राष्ट्र भाषा तथा राजभाषा दोनों हैं, सही। अब आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो देखिए, हमें भाषा की आवश्यकता क्यों है? उत्तर है, हमें अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाने एवं दूसरे के विचारों को सुनने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए बोली किसे कहते हैं? अपने स्थानीय क्षेत्र या आसपास के क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। भाषा तथा बोली में अंतर बताइए। तो भाषा पूरे भारतवर्ष में बोली जाती है, बोली स्थानीय क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है, बोली में व्याकरण का प्रयोग आवश्यक नहीं है। इसके बाद देखिए, व्याकरण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? तो भाषा को शुद्ध लिखने, पढ़ने एवं बोलने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, अथवा भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। प्रश्न है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं?
उत्तर है व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो ये प्रश्नों के उत्तर को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा हिंदी की, और बाकी प्रश्नों के उत्तर को आप पुस्तक में ही निशान लगाइएगा और पुस्तक में ही लिखकर जो तारीख आपको बताई जाती है उस तारीख को भेजिएगा। धन्यवाद।